वेलकम फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो ये एंड तक पसंद आई तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो बिना किसी और देरी के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेन और पेपर आप लोगों ने रख लिया होगा आई होप, क्योंकि जो भी मैं ईडियम आपको बताऊँगा, हालाँकि वो नीचे आपको कैप्शन में वो ईडियम नज़र आएगा, बट उसका मीनिंग जो भी मैं आपको बताऊँगा आप प्लीज़ वो उसी समय लिख लीजिएगा। अगर मैं कोई एग्जाम्पल बता रहा हूँ तो एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा, बट जो भी ईडियम हम जितने भी ईडियम्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो सारे ईडियम्स आपको नीचे से वन बाय वन जैसे जैसे मैं बोलते रहूँगा नीचे कैप्शन में वो ईडियम आपका कवर होते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो है। पहला ईडियम है हमारा स्लिप ऑफ पेन। एक होता है स्लिप ऑफ टंग, एक ईडियम ये होता है स्लिप ऑफ टंग, ये भी लिख लीजिए। एक होता है स्लिप ऑफ पेन। स्लिप ऑफ टंग ये होता है डेट व्हेन वी आर स्पीकिंग समथिंग एंड अनइंटेंशनली हमारे मुंह से कुछ गलत निकल गया या कुछ हमने गलत बोल दिया तो हम बोलते हैं ना इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग, प्लीज़ डोंट फील बैड। एक तो ये होता है। एंड एक होता है स्लिप ऑफ पेन। पेन इज़ जनरली यूज टू राइटिंग। तो कभी भी आप एक राइटिंग करते वक्त कोई अनइंटेंशनल मिस्टेक कर दो, फिर चाहे वो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, फिर चाहे वो स्पेलिंग मिस्टेक हो या कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामेटिकल मिस्टेक आप वाइल राइटिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे बोलते हो यार स्लिप ऑफ पेन हो गई, यानी इट वॉज ए स्लिप ऑफ पेन, इट वॉज एन अनइंटेंशनल मिस्टेक मेड बाय मी वाइल राइटिंग, तो स्लिप ऑफ पेन हो गई। तो स्लिप ऑफ टंग मतलब वाइल स्पीकिंग वाइल बीइंग इंटेलेक्चुअल, इफ़ यू स्पोक समथिंग unintentionally wrong to someone, तो वहाँ पे you say that यार it was a slip of tongue. And while writing when you make any unintentional mistake, तो वहाँ पे आप बोलते हो slip of पेन। उसके बाद हमारा है टू गिव द कोल्ड शोल्डर। ठीक है, टू गिव द कोल्ड वाइब्स, टू गिव द कोल्ड शोल्डर, इसका मतलब ये होता है टू डिस्करेज अ पर्सन। ही वाज गिविंग अ वेरी ही वाज ऑलवेज गिविंग यूज्ड टू गिव मी कोल्ड शोल्डर्स, मींस ही ऑलवेज यूज्ड टू डिस्करेज मी। उसके बाद थ्रू थिक एंड थिन्स, ही वेंट थ्रू ऑल थिक एंड थिन्स इन हिज एंटायर लाइफ, मीन्स वो अपनी पूरी जिंदगी ही वेंट थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस। ठीक है, सो ही वेंट ऑल थ्रू थिक्स एंड थिन्स एंड अल्टीमेटली ही वोन, मीन्स he went through all the difficulties and ultimately he won. So यहाँ इसका मतलब ये होता है to through thick and thins का that through all difficulties के। सो हमारा नेक्स्ट ईडियम है टू ईट वन वर्ड, टू ईट्स वंस वर्ड, यानी इसका मतलब क्या होता है टू ब्रेक सर्टेन प्रॉमिस। आपने किसी से प्रॉमिस किया एंड यू ब्रोक दैट प्रॉमिस, तो वहाँ पे हम ये बोलते हैं दैट ही एट माई वर्ड, यानी वट एवर प्रॉमिस ही मेड टू मी ही डिड नॉट एबल टू फुलफिल इट, तो वहाँ पे हम ये बोलते हैं टू ईट वंस वर्ड। उसके बाद to seek eye to eye, he was eye to eye, he was matching with me, yani he was completely agreeing to the facts whatever I presented in front of the boss, he was an eye to eye with me, yani he was completely agree to all the facts that I presented। तो eye to eye का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ पे क्या करना, एग्री करना। उसके बाद एक होता है हमारा फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट एक ईडियम है जिसका मतलब ये होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर एक्सट्रीम पॉइंट। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब क्या होता है दैट यू वर एट point A and the point B was very extreme from you, so in that context you refer this idiom that from pillar to post I tried my best to do, means from one point to the extreme point you tried or your best to perform। तो वहाँ पे हम बात करते हैं from pillar to post की। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा idiom है टू फिश। उसके बाद है हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, वी आई एंड हिम वर हार्पिंग ऑन द सेम स्ट्रिंग, मीन्स वी वर टॉकिंग ऑन द सेम टॉपिक। इसका मतलब ये नहीं है कि वी वर एग्रीइंग किसी भी एक टॉपिक पे। फॉर एग्जाम्पल टीचर अलॉटेड अस द टॉपिक्स एंड इट वॉज अ कोइंसिडेंस दैट मी एंड वरुण वी हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, यानी वी वर गिवन द टू सेम टॉपिक्स टू स्पीक ऑन। तो वहाँ पे ये बात हो जाती है कि सम के कोई दो लोग सेम टॉपिक के बारे में बात करने वाले होते हैं, तो वहाँ पे हम ये रेफरेंस देते हैं टू हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। नेक्स्ट ईडियम है टू फैन फ्लेम। टू फैन फ्लेम का मतलब क्या होता है, वही टू ऐड टू फ्यूल टू फायर, अभी हमने ईडियम पढ़ा था, उसका मतलब क्या होता है टू एग्जैजरेट। एंड इसका भी यही मतलब होता है टू फैन फ्लेम का मतलब जैसे मान लीजिए आप कोई कहते हैं ना कि ये अगर आप किसी कोयले को हवा दो तो उससे आग निकलती है, टू फैन फ्लेम का मतलब वही है दैट यू आर ट्राइंग टू एग्जैजरेट, यू आर ट्राइंग टू एग्रावेट अ पर्टिकुलर सिचुएशन, उसको और वर्स करने के लिए। ठीक है, उसके बाद टू फेस म्यूजिक। टू फेस म्यूजिक का मतलब ये होता है टू फेस
opposition. I was 100% ready to face music during the whole conversation. यानी I was ready to face any sort of opposition during my conversation. उसके बाद हमारा ये होता है Himalayan blunder. He made a Himalayan blunder, यानी he made a very grave mistake, he made a very big mistake by doing this. तो वहाँ पे हम ये idiom का यूज़ करते हैं. अगर कोई बहुत बड़ी mistake create करता है तो हम बोलते हैं that he made a Himalayan blunder. उसके बाद टू हैंग इन बैलेंस. टू हैंग इन बैलेंस का मतलब ये होता है ये बीच में लटक रहा है. ही इज़ बोलते हैं ना हिंदी में ये बीच में लटक रहा है, तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन यही है टू हैंग इन बैलेंस. टू हैंग इन बैलेंस का मतलब ये होता है कि ये या तो ये इसने मुझे लटका रखा है, हम बोलते हैं ना कि यार इसने मुझे लटका रखा है, तो वहाँ पर हम ये बोल सकते हैं ही इज़ हैंगिंग, ही हैज़ हेल्ड एवरीबडी इन बैलेंस. तो वहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि ही हैज़ नॉट डिसाइडेड एनीथिंग फिक्स, यानी ही इज़ नॉट श्योर अबाउट पर्टिकुलर थिंग, ही रिमेन्स अनडिसाइडेड. तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं टू हैंग इन बैलेंस. उसके बाद टू हिट द हेयर ऑन हेड. टू हिट द हेयर ऑन हेड का मतलब ये होता है टू एक्ट ऑन द राइट वे. आप किसी चीज़ के लिए यू आर ऑन अ राइट पाथ और आप उसको राइट तरीके से कर रहे हो, तो वहाँ पे हम ये बोलते हैं टू हिट द हेयर ऑन हेड. ठीक है. कभी कभी कुछ इडियम्स ऐसे हैं जिसका वर्ड्स कुछ और हैं, वर्डिंग कुछ और है, बट उसका मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना. इसलिए वहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि कभी कभी कुछ इडियम्स ऐसे होते हैं जिनका वर्डिंग कुछ और होती है बट उनका मीनिंग या इंटेंट इज़ एंटायरली डिफरेंट. तो वहाँ पर आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा जो इडियम है वो है इन कोल्ड ब्लड. जैसे हम बोलते हैं ना ही वॉज वेरी कोल्ड ब्लडेड, है ना, या हम बोलते हैं कि ही डिड अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर. कोल्ड ब्लडेड मर्डर का मतलब ये नहीं होता कि ठंडे खून का मर्डर करना. नहीं, आप लोग मतलब कुछ बहुत लोग, एक दो लोग होते हैं जो ये सोचेंगे ऐसा, बट कोल्ड ब्लडेड मर्डर का मतलब क्या होता है कि जैसे हम आई विल से दैट ही इज़ अ वेरी कोल्ड ब्लडेड मर्डर, ही इज़ अ वेरी कोल्ड ब्लडेड मर्डरर. तो वहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि ही ऑलवेज किल समवन वेरी क्रूअल इन अ वेरी क्रूअल वे. ठीक है, मीन्स ही डज नॉट गिव, ही इज़ वेरी क्रूअल पर्सन. if we say that he is very cold blooded, it means he is a very cruel person, he is not so gentle, he is very cruel person. उसके बाद हमारा नेक्स्ट है किथ एंड किन. किथ एंड किन इज़ एन ईडियम. जब भी हम क्लोज रिलेशंस की बात करते हैं तो हम इस ईडियम को ज़रूर यूज़ करते हैं, किथ एंड किन. उसके बाद है इन्स एंड आउट्स. ठीक है, इन्स एंड आउट्स, ये अब इससे आप रिलेट कर सकते हो कि इसका क्या मतलब होगा. इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होता है. इन्स का मतलब होता है द इनसाइड डिटेल्स एंड आउट्स का मतलब होता है टू एंड सीक्रेट्स. तो इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होता है, जितनी भी डिटेल्स एंड सीक्रेट्स हैं. तो अगर हम बोलते हैं ही गेव मी ऑल इन्स एंड आउट्स अबाउट योर सेल्फ, यानी उसने मुझे आपके बारे में सारी डिटेल्स और आपके बारे में जितने सीक्रेट्स थे वो सारे रिवील कर दिए, वो सारे बता दिए. तो इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है ऑल डिटेल्स एंड सीक्रेट्स. उसके बाद टू लिक द डस्ट. टू लिक द डस्ट एक बहुत ही कॉमन इडियम है. इसका हिंदी में ट्रांसलेशन है, मैंने उसको धूल चटा दी. धूल चटा दी मतलब आई डिफीटेड हिम. तो किसी को डिफीट अगर हम करते हैं, सो आई मेड हिम लिक द डस्ट इन अ वेरी प्रॉपर वे, यानी आई डिफीटेड हिम. आप क्लियरली ये बोल रहे हो कि आई डिफीटेड हिम. सो टू लिक द डस्ट का मतलब क्या होता है, डैट टू डिफीट समवन. इडियम होता है टू पार्ट वेज. टू पार्ट दैट नाउ आई थिंक आई एंड शीना शुड पार्ट वेज. टू पार्ट वेज का मतलब ये होता है टू अलग हो जाना, टू गेट डिपार्टेड और टू गेट सेपरेट. यानी हस्बैंड वाइफ में बोलते हैं ना दैट आफ्टर अ पर्टिकुलर सिचुएशन वी डिसाइडेड टू पार्ट वेज, मीन्स वी डिसाइडेड दैट वी विल नॉट इंटरवीन इन ईच अदर्स लाइफ एंड वी विल लिव आवर ओन लाइफ ऑन आवर ओन. तो टू पार्ट वेज का मतलब ये होता है टू गेट सेपरेटेड. उसके बाद टू थ्रो मड एट एक हमारा इडियम है, टू थ्रो मड एट, टू स्कैंडलाइज. स्कैंडलाइज कौन होता है, स्कैंडलाइज वो होता है जिस पे हम चाहते हैं कि उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े. तो टू स्कैंडलाइज का मतलब एक्सपोज करना नहीं होता. स्कैंडलाइज का मतलब होता है कि आप किसी को फेक नैरेटिव में फंसा रहे हो. आई वॉज ट्राइंग टू क्रिएट अ स्कैंडल फॉर हर, यानी आई वॉज ट्राइंग टू थ्रो मड एट हर, मीन्स आप उसको स्कैंडलाइज करने की कोशिश कर रहे थे. उसके बाद टू लीव नो stone unturned. I left no stone unturned to gain 100% in my exam. यानी I tried each and everything. I made all possible efforts ताकि I could gain 100% in my exam. इसका मतलब क्या है, to leave no stone unturned. उसके बाद हमारा नेक्स्ट है
पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होता है, ही वॉज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एंटायर कॉन्वर्जेशन, मीन्स ही वॉज द एसेंशियल पार्ट, ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट कॉन्वर्जेशन। उसके बाद टू नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को न्यूट्रल कर देना। कहते हैं ना कि नल एंड वॉइड हो गया, यानी आपने उस चीज़ को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया, उसका ना कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, वो उसका असर क्या रह गया, न्यूट्रल का न्यूट्रल रह गया। उसके बाद pros and cons, you need to face the pros and cons of this particular situation, यानी you need to face the good things also, you need to face the bad things also। तो pros and cons का मतलब क्या होता है, what are the pros of this particular theory, यानी इसके good points क्या हैं, what are the cons of this particular theory, यानी इसके consequences या इसके bad facts क्या हैं। तो pros and cons का मतलब ये होता है कि good and bad। द idiom होता है स्पाइनलेस पर्सन। स्पाइनलेस पर्सन का मतलब क्या होता है, जिसके खुद के कोई विचार नहीं होते, जिसके कोई खुद की कोई थॉट नहीं होते, ही फॉलोज अदर्स वे, ही डज नॉट थिंक बाय हिज ओन माइंड। तो हम कहते हैं कि यार तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में दम नहीं है, या यू आर अ वेरी स्पाइनलेस पर्सन, जिसका खुद का कोई वजूद नहीं है, वो दूसरों के कहने पे चल रहा है, जिसका खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। अ पर्सन हु इज नॉट स्ट्रॉन्ग हेडेड, स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड पर्सन, उसके अपोजिट में हम ये बोलते हैं दैट यू आर अ वेरी स्पाइनलेस पर्सन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है टू होल्ड स्केल्स इवन। टू होल्ड स्केल्स इवन का मतलब ये होता है टू बी इम्पार्शियल। टू बी इम्पार्शियल कम एक के लिए एक ईडियम बनाया गया है, टू होल्ड स्केल्स इवन। आई होप आपको मेरी ये जितने भी मैंने ईडियम्स बोले आप इसको नोट डाउन कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर नोट डाउन करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। बार बार आपको एक वीडियो बार बार नहीं चलानी पड़ेगी। हालांकि मेरे लिए तो अच्छा है कि आप बार बार मेरी वीडियो चला रहे हैं, बट मेरा ये मानना है कि मैं जो भी आपको नॉलेज दूँ आप एट अ शॉर्ट आप उसको ग्रास्प कर लो। तो अगर आपका कोई भी इडियम छूट गया है तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप चाहे थोड़ा स्लो मेरी वीडियो को देखो, बट देखो ज़रूर। आप एक भी इडियम आप ये मत इग्नोर मत करना, बिकॉज मैंने जितने भी इडियम्स कलेक्ट करे हैं, मैंने जितने भी इडियम्स के नोट्स बनाए हैं, आई मेड द नोट्स ऑन द बेसिस कि ये हर लेवल के लर्नर के लिए ये इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट इडियम पे, जो है पॉइंट ब्लैंक। ही पॉइंट ब्लैंक का मतलब ये होता है क्लियर, क्रिस्प एंड क्लियर और क्रिस्टल एंड क्लियर को हम के लिए एक ईडियम बना गया है पॉइंट ब्लैंक। उसके बाद हमारा है टू पुल टू पीसेस। हमने उसको टुकड़ों में बिल्कुल तोड़ दिया, यानी वी क्रिटिसाइज दैट पर्टिकुलर पर्सन वेरी बैडली। टू पुल टू पीसेस, आई पुल्ड वरुण टू पीसेस, यानी आई क्रिटिसाइज्ड हिम। तो क्रिटिसाइज बहुत ही बुरी तरीके से अगर हम किसी को करते हैं तो वहाँ पे ईडियम का इस्तेमाल होता है टू पुल टू पीसेस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है टू प्ले फास्ट एंड लूज। ही वॉज प्लेइंग फास्ट एंड लूज विथ मी, यानी ही वॉज वेरी अनफेथफुल विथ मी, ही वॉज नॉट लॉयल विथ मी, है ना। अगर वो कोई बंदा आपके लिए लॉयल होता तो आप क्या बोलते हैं, दैट ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू एश्योर माई विन। बट अगर कोई बंदा ही आप उसके लिए बोल रहे हो दैट ही वॉज प्लेइंग वेरी फास्ट एंड लूज, तो यानी यू आर टॉकिंग अबाउट अ अनफेथफुल पर्सन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है अ रोलिंग स्टोन। अ रोलिंग स्टोन को हम हिंदी में एक आपने देखा होगा थाली का बैगन, जो कभी इधर कभी उधर, जिसकी कोई खुद का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, जिधर उसको लगता है कि जहाँ सपोर्ट मिल रहा है वो उनकी तरफ हो जाता है। तो रोलिंग स्टोन का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु इज़ नॉट स्टिकिंग टू हिज आइडियाज़, ही इज़ जनरली अ रोलिंग स्टोन। वरुण इज़ अ रोलिंग स्टोन फॉर मी, यानी जहाँ उसके खुद के कोई आइडियाज़ नहीं है एंड ही इज़ नॉट स्टिकिंग टू हिज एथिक्स। नेक्स्ट है हमारा अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड, आई वॉज सीइंग वरुण अंडर अ क्लाउड, यानी मैं किसी भी इंसान को एक सस्पिशियस वे, एक बहुत ही शक की तरीके से मैं उसको देख रहा हूँ। तो अंडर अ क्लाउड का मतलब क्या होता है, अंडर सस्पिशियस कंडीशन। हमारा नेक्स्ट ईडियम है ड्रॉन बैटल। आपने सुना होगा अभी वर्ल्ड कप हुआ था, तो या क्रिकेट में हम बोलते हैं ना कि ये मैच ड्रॉ हो गया, इट वॉज अ ड्रॉन बैटल, यानी इसमें दोनों पार्टीज़ नहीं जीती। अ मैच और अ बैटल वेयर नन ऑफ द पार्टीज़ वन, सो वो होता है आपका ड्रॉन्स बैटल। उसके बाद एक हमारा नेक्स्ट इडियम है बाय हुक और क्रुक। आई हैव टू डू दिस वर्क ईदर बाय हुक और बाय क्रुक, यानी एट एनी कॉस्ट आई हैव टू डू दिस पर्टिकुलर वर्क और आई हैव टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर टास्क बाय हुक और क्रुक। मीन्स बाय एनी मीन्स, बाय एनी किसी भी तरीके से आई हैव टू परफॉर्म दिस फंक्शन, आई हैव टू परफॉर्म दिस टास्क। तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि बाय हुक और बाय क्रुक यू हैव टू डू दिस। आई डोंट नो, इधर बाय हुक और क्रुक यू हैव टू डू दिस पर्टिकुलर टास्क। तो वहाँ पे आपकी बात आ जाती है बाय हुक और क्रुक की। हमारा नेक्स्ट ईडियम है
चाइल्ड्स प्ले, इसको हम हिंदी में भी बोलते हैं बच्चों का खेल। अब बच्चों का खेल मतलब क्या होता है, अब चाइल्ड्स प्ले रेफर्स टू एन ईजी टास्क, इट वॉज अ वेरी चाइल्ड प्ले फॉर मी, यानी ये बहुत ही क्या था, ईजी टास्क था मेरे लिए, इट वॉज अ ईजी टास्क फॉर मी, तो वहाँ पे हम बोलते हैं चाइल्ड्स प्ले। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ईडियम है टू कट गॉर्डियन नॉट। टू कट द गॉर्डियन नॉट का मतलब क्या होता है, टू सॉल्व अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन थी एंड यू वर एबल टू सॉल्व इट, तो वहाँ पे बोलते हैं या यू वर रियली आउटस्टैंडिंग दैट यू कट द गॉर्डियन नॉट, यानी यू वर वेरी गुड इनफ कि यू हैंडल दैट सिचुएशन वेरी केयरफुली एंड इन द लास्ट यू सॉल्व इट वेरी वेल, तो वहाँ पे हम बोलते हैं टू कट द गॉर्डियन नॉट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा ईडियम है कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी, या इट वाज रियली अ कॉक एंड बुल स्टोरी फॉर मी, है ना, और इट वाज रियली अ कॉक एंड बुल कॉन्सेप्ट फॉर मी, तो मीन्स आई एम रेफरिंग टू अ वेरी फैंटास्टिक स्टोरी। नेक्स्ट ईडियम है corporal punishment. I am sentencing this person a corporal punishment. corporal punishment, corporal जो word आया है वो corpse से आया है। corpse का मतलब क्या होता है, body, ठीक है, corpse is generally a dead body। तो corporal punishment का मतलब क्या होता है, corporal punishment का मतलब ये होता है कि जब हम किसी को body pain देते हैं, ऐसी कोई punishment देते हैं जहाँ उसकी body affect हो गया, जहाँ उसकी body को pain लगेगा, so that is the corporal punishment. Your next idiom is cry over split milk. cry over split milk का मतलब ये होता है that once you have harmed someone or once you have done anything wrong and then you are crying over the fact, then you are feeling guilty that what I have done, so in that context we say that you are really stupid that you are crying over split milk, that if something bad has happened, now you don't have to worry about it, don't cry over split milk, means don't think that much, जो हो गया सो हो गया। एक हमारा इडियम होता है क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स को हिंदी में वही बोलते हैं मगरमच्छ के आंसू। द पर्सन हु इज फेक विल शेड द क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब क्या होता है, टू शो फेकनेस, और यू कुड से फॉल्स शो ऑफ ग्रीफ। उसके बाद अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये भी एक बहुत ही कॉमन ईडियम है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं, राकेश वाज रियली अ ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज फॉर मी इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, मीन्स यू वर स्टक इन अ सिचुएशन वेरी बैडली एंड समहाउ someone helped out you to came out of that particular hard situation, तो in that context you say that that person or that particular person was really a blessing in disguise for me, that I was in very harsh pain and he helped me to came out of that pain, तो वहाँ पे आप ये बोलते हो that person was really a blessing in disguise। हमारा है to end in smoke। to end in smoke का मतलब ये होता है to end in nothing। जैसे हम क्या करते हैं, हम सब कुछ जला देते हैं, तो जलने के बाद क्या होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, तो to end in smoke, हमने सारी चीज़ धुएं में उड़ा दी, तो यानी हमने सब चीज़ क्या कर दी, खत्म कर दी। तो to end in smoke का मतलब क्या होता है, to end in nothing, यानी whatever you led it led to nothing। आपने you were unnecessarily you were investing your time, it ended into smoke, means it ended into nothing। नेक्स्ट है हमारा idiom an apple of discord। an apple of discord का मतलब ये होता है a cause of quarrel, यानी किसी भी फाइट की जड़ क्या है, what was the apple of that discord, तो उसका मतलब ये होता है that what was the cause of quarrel। इससे सिमिलर एक idiom हमारा होता है an apple of one's eye। an apple of one's eye का मतलब क्या होता है, a person who is very near and dear to a particular person। जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे मैं आई एम सेइंग दैट अरुण इज़ एन एप्पल ऑफ माई आई, यानी ही इज़ वेरी नियर एंड डियर टू मी। तो ये होता है आपका एक इडियम एन एप्पल ऑफ ओन्स आई। एक होता है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एक होता है एप्पल्स ऑफ वन्स आई। उसके बाद एक होता है टू ऐड फ्यूल टू फायर। टू ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब ये होता है डेट फर्स्ट यू आर, आप किसी सिचुएशन में चले गए हो एंड देन यू आर एडिंग, यू आर एग्जैजरेटिंग दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, मतलब आप उसको काम किसी भी फाइट को काम और कंपोज करने के बजाय अगर आप उसको और एग्जैजरेट कर रहे हो, उस पर आप और कहते हैं ना कि बिल्कुल तवे में घी डालना, ठीक है, आग में घी डालने वाली बात कर रहा है ये। तो इसका मतलब इंग्लिश में ये होता है टू ऐड फ्यूल टू फायर, यानी जो चीज़ पहले से ही कोई चीज़ डैमेज है, आप उसको और एग्जैजरेट करके उसको और डैमेज कर रहे हो, तो दैट इज़ तब हम ईडियम का यूज़ करते हैं दैट ही इज़ एडिंग फ्यूल टू द फायर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ईडियम है बिटवीन डेविल एंड डीप सी। डेविल एंड डीप सी का मतलब ये होता है टू फॉल बिटवीन टू ग्रेट डिफिकल्टीज, मतलब एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, डिफिकल्टीज दोनों तरफ हैं, तो उस पर हम ये एक ईडियम
रेफर करते हैं बिटवीन डेविल एंड डीप सी, ही वॉज स्टक बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, यानी वो दोनों कंडीशंस में ही वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन, वो बहुत ही एक डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गया है, इट मीन्स ही इज स्टक बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। उसके बाद एक हमारा नेक्स्ट ईडियम है टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट एक बहुत ही पुराना ईडियम है, हम इसका मतलब ये होता है टू प्रेज योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ दैट विकास इज ऑलवेज ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट, यानी ही इज ऑलवेज praising himself instead of praising others. He is always in a mood where he praises only himself. He talks good about himself. He does not want to talk good about anyone anyone else. He want to talk just about himself. उसके बाद है एक हमने पढ़ा था एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, सिमिलर उसका मतलब था कॉज ऑफ फाइट और कॉज ऑफ क्वारल। ऐसे एक ईडियम है हमारा बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन भी एक ईडियम है, इसका भी मतलब सेम यही होता है डेट कॉज ऑफ क्वारल। सो हमारा नेक्स्ट ईडियम है ब्लैक शीप। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों की जब लड़ाई होती है तो वहाँ पे एक बंदा कोई भी एक रेफरेंस देता है दैट ही वॉज द ब्लैक शीप। ही वॉज द ब्लैक शीप मीन्स ही वॉज अ ट्रेटर, आप बोल सकते हो। वो उस कंटेक्स्ट में वो ट्रेटर भी हो सकता है, वो कोई अनडिजायरेबल पर्सन भी हो सकता है जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो ब्लैक शीप का मतलब क्या होता है, when we say is black sheep when we are referring to an undesirable person or he or she may be a traitor। तो ट्रेटर या अनडिजायरेबल पर्सन को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक शीप भी बोलते हैं। देन बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है रैपिडली, ठीक है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है, रैपिडली, दैट यू नीड टू डू दीज थिंग्स बाय बाइंग लीप्स एंड बाउंड्स, यानी ये आपको बहुत ही रैपिडली करना है। उसके बाद होता है टू बी इन बैड बुक्स ऑफ। ये दो इडियम्स हम एक साथ कर लेते हैं, टू बी इन गुड बुक्स ऑफ, दैट ही इज इन हिज गुड बुक्स, ही इज इन हिज बैड बुक्स। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी की बैड बुक्स में रहने का मतलब होता है दैट आई डोंट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ कि विकास इज इन माई गुड बुक्स, यानी वेयर इन एवरी पोजिशन और कहीं भी फेवर करने की बात होगी तो आई विल बी फेवरिंग विकास, ठीक है। किसी कोई भी एडवांटेज देने की बात होगी आई विल बी गिविंग एडवांटेज टू विकास। बट अगर आई एम सेइंग दैट अरुण इज माई बैड बुक्स, यानी आई डोंट लाइक अरुण और आई डू नॉट हैव आई एंड अरुण वी डोंट शेयर अ गुड बॉन्ड, तो हम इसलिए बोलते हैं दैट ही इज इन माई और शी इज इन माई बैड बुक्स और गुड बुक्स। जो भी आपका अगर किसी से अच्छा कनेक्शन है तो आप बोलोगे नो शी इज इन माई गुड बुक्स, और अगर आपका किसी से बुरा कनेक्शन है तो आप बोलोगे ही और शी इज नॉट इन माई गुड बुक्स, ही इज इन माई बैड बुक्स। तो ये होता है गुड बुक्स और बैड बुक्स वाला इडियम्स। उसके बाद होता है टू ब्रिंग टू लाइट। टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है टू डिस्क्लोज समथिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मिस्ट्री या कोई थ्रिलर सीरीज देखी होगी तो वहाँ पे हम ये, या आपने एक सेंटेंस पढ़ा होगा दैट प्लीज ब्रिंग अस टू लाइट व्हाट हैपेंड, यानी डिस्क्लोज करो व्हाट एवर हैज हैपेंड, यू नीड टू डिस्क्लोज दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो इसका मतलब क्या होता है, टू ब्रिंग लाइट, यानी किसी चीज़ पर रोशनी डालना। हिंदी में भी ऐसे यही बोलते हैं, किसी चीज़ पर रोशनी डालना। किसी चीज़ पर रोशनी डालने का मतलब क्या होता है कि you are disclosing some facts, the facts that we were unaware of, you are disclosing those particular facts। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इडियम है at the 11th hour। at the 11th hour का मतलब क्या होता है कि एट द लास्ट मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल टीचर कहती है कि एट द 11th hour यू आर कमिंग टू मी फॉर टू सी योर प्रोजेक्ट, ठीक। और हम ये भी बोलते हैं दैट एट द 11th hour यू केम टू मी फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क, यानी एट द लास्ट मोमेंट आप यू इन द एंटायर डे यू वर नॉट इट वाज नॉट इन योर माइंड कि मुझे काम करना है, बट एट द 11th hour यू केम टू मी बाय सेइंग दैट प्लीज डू दिस, प्लीज चेक माई कॉपी, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो एट द 11th hour का मतलब क्या होता है, एट द लास्ट मोमेंट। उसके बाद है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है, ब्लू ब्लड का मतलब होता है टू बिलोंग टू एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, ठीक है। इफ ही बिलोंग्स टू ही इज अ ब्लू ब्लड, तो हम क्या बोलेंगे, ही बिलोंग्स टू एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। एरिस्टोक्रेटिक आप लिख सकते हैं। एरिस्टोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, जो लोग हाई क्लास से बिलोंग करते हैं, जो लोग हाई सोसाइटी के लोग होते हैं, दोज आर द एरिस्टोक्रेट्स, ठीक है। तो एरिस्टोक्रेट्स का मतलब होता है पीपल हु बिलोंगिंग टू अ वेरी हायर क्लास। तो ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है, दैट ब्लू ब्लड का मतलब होता है अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ क्लास ऑफ एरिस्टोक्रेट्स और अ पर्सन बिलोंगिंग टू एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, दैट इज द ब्लू ब्लड। उसके बाद एक इडियम है birds of same feather, means they are the two birds of same feather, means in every aspect they have the same taste and they have the same nature। अगर किसी दो लोगों का नेचर और टेस्ट सेम होता है या नेचर सेम होता है तो हम बोलते हैं that they are the birds of the same feather। so ये भी एक इडियम है, birds of the same feather। हमारा नेक्स्ट इडियम है to die on in harness। to die in harness का मतलब क्या होता है, that he died in harness, means ये ड्यूटी while giving duty he died,
डिसाइड। सो टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है टू डाई वाइल ऑन ड्यूटी। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स जो मेरे को पता थे। आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट अमंग्स योर फ्रेंड्स, ताकि मेरा जो इंटेंट है कि मेरे पास जितनी नॉलेज है मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर पाऊँ। प्लीज़ मेक माई दिस ड्रीम पॉसिबल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।